हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से अगर अपने लोग देखें तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये समझते हैं कि आखिर केमिकल्स क्या हैं। तो जनरली अगर हम लोग केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स क्या होंगे आपके, केमिकल्स जो है आपके सब्सटेंस होंगे। केमिकल्स क्या रहे होंगे आपके, केमिकल्स जो है आपके सब्सटेंस होंगे। और अगर आपके केमिकल सिंपली सब्सटेंस हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सब्सटेंस क्या है आपका, सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस है तो वो किससे मिलकर के बना होगा, मैटर से मिलकर के बना होगा। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि केमिकल्स क्या हैं आपके, जितने भी केमिकल्स हैं वो क्या रहे होंगे, मैटर रहे होंगे। और आपको पता है कि मैटर जो है जनरली 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जो मैटर है हमारा, जो मैटर है ये आपका 3 फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जितने भी केमिकल्स हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो या तो सॉलिड रहे होंगे या फिर लिक्विड रहे होंगे या फिर गैसियस फॉर्म में रहे होंगे। अगर आपसे बोले तो केमिकल्स क्या हैं, तो केमिकल्स आर द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। ये किससे मिलकर के बने हैं, मैटर से मिलकर के बने हैं। और हमें पता है कि मैटर आपका जो है 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या होंगे, या तो ये सॉलिड की फॉर्म में होंगे या फिर ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि पूरी क्लास 10th की केमिस्ट्री में आप लोग जो है जब भी केमिकल्स की बात करेंगे तो या तो वो सॉलिड रहा होगा या तो वो लिक्विड रहा होगा और या फिर वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th में भी इसको आपने पढ़ा होगा। हम लोग यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चेंज क्या है। तो अगर हम लोग चेंज की बात करें तो चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या है, बदलाव। कोई भी चीज जब आपकी अपने शेप एंड साइज को, टेक्सचर को, कलर को, अपने पैटर्न को चेंज करेगी तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि वहां पे चेंज हो रहा है। ठीक इसी तरीके से चेंज आपके बहुत टाइप के होते हैं, जैसे रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वन इज योर न्यूक्लियर चेंज। तो ये सारे क्या हैं आपके चेंजेस के टाइप्स हैं। बट हमको यहाँ पर 2 ही टाइप के चेंजेस पढ़ने हैं, पहला हमारा फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए अगर अपने लोग फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज क्या होने वाले हैं, फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें जो हमारा सब्सटेंस है उसकी शेप एंड साइज में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है एक ये पेपर ले रहे हैं और अगर हम इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो देखिए क्या इसके शेप एंड साइज में चेंज हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोगों ने पेपर को टीयर किया तो क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ये हमारा क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे सभी चेंजेस जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें आपके सब्सटेंस की शेप एंड साइज में चेंजमेंट होगा, वो सारे चेंजेस क्या कहलाएंगे, वो आपके फिजिकल चेंज कहलाएंगे। और इन फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, क्या इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। देखिए हमने जब पेपर को 2 पार्ट्स में कट किया, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो क्या यहां पर जो पेपर था क्या उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव आया जिससे वो मिलकर के बना था। तो क्या कोई कंपोजिशन में चेंजमेंट आ रहा है, नहीं। तो जब भी बेटा फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो हम लोग क्लियरली बोलेंगे कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो इंटरनल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होंगे आपके, फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें शेप एंड साइज चेंज होगा, जिसमें आपका जो है इंटरनल कंपोजिशन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। साथ ही साथ ये चेंजेस आपके रिवर्सिबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है इस पेज को
टेप से जोड़ दे तो वापस से हमें बड़ा पेज मिल जाएगा जो हमारा यहाँ पे प्रॉपर साइज का था। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिजिकल चेंज क्या होंगे आपके, रिवर्सिबल चेंजेस होंगे। और साथ ही साथ फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या अगर हम लोग वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या यहां पर कोई नया सब्सटेंस बनेगा? अगर हम लोग उसके ऊपर प्लेट लगा दें तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ये क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज योर केमिकल चेंज। तो यहां पर हम लोग जो है हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हुए चल रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग जो है कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हम लोग जो है हर एक टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंज क्या होंगे, तो केमिकल चेंजेस बेटा आपके ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिसमें क्या होगा, आपका जो इंटरनल कंपोजिशन है सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया बेटा, मिल्क से कर्ड बना दिया, और मिल्क की हेल्प से हमने क्या कर दिया, पनीर की फॉर्मेशन करी। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि एक फेमिलियर एग्जांपल है। अगर हम लोग मिल्क के पार्टिकल्स देखें तो मिल्क में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन लिक्विड स्टेट, ये कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पनीर की बात करें तो यहां पर जो पार्टिकल्स का कंपोजिशन होता है दे आर इन सॉलिड फॉर्म। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो केमिकल चेंजेस में क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस में जो इंटरनल कंपोजिशन है, जो सब्सटेंस है हमारा, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। और जब इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उसका कलर और साइज और टेक्सचर भी बदल जाता है, उसका कलर और टेक्सचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले क्या होता है, केमिकल चेंजेस आपके ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें इंटरनल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा न्यू सब्सटेंस का। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होंगे बेटा जिसमें क्या होगा, कलर और टेक्सचर चेंज होगा। अब यहां पर हमेशा न्यू सब्सटेंस बनेगा, तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, हमेशा न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। और साथ ही साथ आप लोग खुद देखिए, क्या पनीर से वापस आप मिल्क की फॉर्मेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स की बात करें, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, अगर एक बार जो फ्रूट है वो पक गया, ठीक है, तो उसके बाद आप उसे वापस से कच्चा नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे केमिकल चेंजेस हो गए हैं। तो ऐसे सभी चेंजेस जो आपके इरिवर्सिबल होते हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो सारे आपके केमिकल चेंजेस में आएंगे। अब अगर हम लोग केमिकल चेंजेस के एग्जांपल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, नेक्स्ट वन इज योर डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, साथ ही साथ आपका फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होने वाली है बेटा, एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें क्या होगा, हमारे दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को जब हम लोग पास में ला करके रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है P, एक केमिकल सब्सटेंस है Q। तो हमने जब P और Q केमिकल सब्सटेंस को आपस में कंबाइन किया तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, एक नया सब्सटेंस बना R। अब इस एरो का मतलब क्या है बेटा, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो देखिए यहां पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगी। अगर ये एरो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होता तो रिएक्शन कैसी हो जाती है, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हो रही होती। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फिर आपका जो है ये जो R सब्सटेंस है ये डिकम्पोज होकर के दो सब्सटेंस बना रहा होता P और Q। तो यहां पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो केमिकल सब्सटेंस हैं P और Q।
तो देखिए जब P और Q आपस में कंबाइन करे तो एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड एज योर R। तो इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंटायर प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और जो सब्सटेंस, अब जिन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से यहां पर बेटा रिएक्शन होती है, तो यहां पे किन किन सब्सटेंस की वजह से रिएक्शन हो रही है, P और Q सब्सटेंस की वजह से रिएक्शन हो रही है। तो ये सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस यहां पर फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा इट इज कॉल्ड एज योर प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब भी दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को हम लोग पास में रखेंगे तो ये आपस में कंबाइन करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। तो दिस एंटायर प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज योर केमिकल रिएक्शन। अब जो सब्सटेंस हमारे कंबाइन करेंगे जिनकी वजह से रिएक्शन होगी दे आर कॉल्ड एज योर रिएक्टेंट, एंड जो सब्सटेंस यहां पर जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो यहां से आपको बेटा केमिकल समझ में आ गया, केमिकल क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज योर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मान लीजिए आप लोगों के टीचर आप लोगों को केमिस्ट्री लैब लेकर के गए और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको क्या कर दिया, एक बीकर प्रोवाइड कर दिया। तो जब उन्होंने आपको एक बीकर प्रोवाइड किया और उसमें दो केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व करे P और Q, तो आप कैसे पहचानोगे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ये बीकर था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बीकर है और इस बीकर में हमने बेटा दो केमिकल सब्सटेंस A और B को डिसॉल्व कर दिया। और ये A और B क्या थे आपके, ये A और B आपके गैसियस फॉर्म में थे। ये दोनों कैसे थे आपके, गैसियस फॉर्म में थे। अब हमने जब इनको यहाँ पे डिसॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया बेटा, लिक्विड सब्सटेंस मिला। यहाँ पे क्या मिल गया, लिक्विड सब्सटेंस मिला। तो जब भी हम लोग केमिकल सब्सटेंस को कंबाइन कराएंगे और अगर मैटर की स्टेट में चेंजमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन अगर हुई है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब बेटा आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर HCl बनाता है, दैट इज लिक्विड इन स्टेट। ये क्या है आपका, लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरीके से बेटा अगर हमारे पास कोई गैसियस सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, तो क्योंकि गैस हवा में उड़ जाती है तो हम लोग इसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लिक्विड को बेटा हमेशा अपने लोग क्या करेंगे, हम लोग L से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। तो देखिए अगर हाइड्रोजन की बात करें तो अगेन हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और यहां पर जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है वाटर, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो देखिए जो हमारा कंपोजिशन है वो क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखो तो मैटर की स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने एक केमिकल सब्सटेंस को, एक केमिकल सब्सटेंस A ले लिया और एक केमिकल सब्सटेंस B ले लिया। तो जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों केमिकल सब्सटेंस को डिसॉल्व किया तो पहले जो कलर था, सपोज कर लीजिए पहले कलर हमारे पास क्या था, वाइट। जैसे ही हमने इन दो केमिकल सब्सटेंस को बीकर में डिसॉल्व किया, क्या हुआ, ग्रीन कलर हो गया। तो अगर कभी भी हम लोग केमिकल सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे और कलर में चेंज आ जाएगा तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां से कॉपर सल्फेट ले लें
तो देखिए दिस कॉपर सल्फेट इट इज ब्लू इन कलर। अब ये कॉपर सल्फेट जब आपका आयरन के साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या बनाया, फेरस सल्फेट। अब दिस फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का। और यहां पर आपका कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो अगर आप यहां से देखो, अगर आप यहां से इसको देखो तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि पहले बीकर में जो कलर था वो ब्लू कलर था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, जो कलर था वो ग्रीन कलर हो गया। तो इस तरीके से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। वन मोर थिंग बेटा, अभी आप लोगों को दिक्कत क्या आ रही होगी, अभी आपको कुछ लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज में दिक्कत आ रही होगी, वो इस रिएक्शन को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए हम लोग जो है बेटा केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन के मेथड को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। तो या तो ये इंग्लिश वर्ड्स के फॉर्म में होगी या फिर ये केमिकल फॉर्मूले के टर्म में होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, कभी कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुई, मान लीजिए हमारे पास बीकर में दो केमिकल सब्सटेंस थे और बीकर का कलर कैसा था, ब्लू कलर का था। अब रिएक्शन के बाद क्या हुआ, बीकर में जो कलर था वो कलरलेस हो गया, तब भी आप क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। सो फॉर एग्जांपल अगर जिंक की बात करें तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। अब ये जिंक सल्फेट कैसा होता है बेटा, ये कलरलेस होता है, लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है इट इज ऑफ ब्लू इन कलर। ये कलर्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो पहले बीकर में क्या कलर था, ब्लू, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने केमिकल सब्सटेंस को कंबाइन किया तो यहां पर अब क्या हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन हो गई। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई होगी। नेक्स्ट तरीका क्या है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया बेटा, दो केमिकल सब्सटेंस को कंबाइन किया, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, हमने इन दोनों को कंबाइन किया। जैसे ही आपस में कंबाइन किया तो क्या हुआ, जिंक ने क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाया और यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो अब आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, दिस हाइड्रोजन गैस इट इज कलरलेस एंड ओडोरलेस। ये क्या होती है, ये कलरलेस भी होती है और ओडोरलेस भी होती है। ओडोरलेस का मतलब क्या होता है, इसके पास स्मेल नहीं होती है। तो मान लीजिए अगर बीकर में ये हाइड्रोजन गैस बनेगी भी तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनी है, तो इसके लिए हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट टर्म को देखना है, दैट इज हाइड्रोजन फ्लेम टेस्ट। देखिए जब भी हमारे बीकर में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो अगर हम लोग उस हाइड्रोजन गैस के पास कैंडल को लेकर के जाएंगे तो वो क्या करेगी, एक एक्सप्लोजिव साउंड, पॉप साउंड क्रिएट करेगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है बेटा आपका इट इज अ क्वाइट हाई कैलोरीफिक सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसको जरा सी हीट मिलती है तो ये क्या करता है, एक्सप्लोजन करता है। तो बीकर में जो आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही होगी उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उसकी वजह से जैसे ही हम लोग जो है कैंडल को इसके पास लेकर के आएंगे, क्योंकि ये इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, तो वैसे ये क्या करता है, एक पॉप साउंड को क्रिएट करता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लोग इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगेन हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सर CO2 को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये जो CO2 होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगेन ये कैसी होती है आपकी, ये भी कलरलेस होती है एंड ओडोरलेस होती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए बेटा हमारे पास मल्टीपल टेस्ट है। अगर हम लोग CO2 के प्रेजेंस को टेस्ट करेंगे तो देखिए जब भी आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है तो ये ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर की तरफ जाते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप लोग जब सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो कोल्ड ड्रिंक को ध्यान से देखिएगा, वहां पर लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर, वहां पे क्या लिखा होता है आपका, कार्बोनेटेड वाटर।
तो यहां पर क्या होता है आपका CO2 गैस प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट तरीका क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, तो ये हमेशा ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं आपके ऊपर की तरफ जाते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड तरीका क्या होगा, देखिए बेटा जो CO2 है ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, मींस आग को बुझाने का काम करती है। जहां कहीं पर भी अगर आग जल रही होगी तो क्या करेगी, अगर हम लोग वहां पे CO2 छोड़ेंगे तो क्या करेगी, उस आग को बुझा देगी। थर्ड वे क्या होता है कि अगर हम लोग बेटा लाइम वाटर से, लाइम वाटर क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम लोग इससे CO2 पास करते हैं तो ये लाइम वाटर के कलर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, क्योंकि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। सो इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो इन तीनों तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर एक बीकर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही होगी तो इसकी स्मेल कैसी होती है, रॉटन एग्स की तरीके से होती है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी आगे चल के अपने लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग देखें, मान लीजिए एक बीकर में अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब भी प्रोड्यूस होती है तो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स के साथ प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, तो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए अगर हमारे टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है, आपने क्या किया, आपने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में आपने दो केमिकल सब्सटेंस को कंबाइन कर दिया। तो अब आपने बीकर को टच किया, अगर आपने इस बीकर को टच किया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द बीकर, अगर हमने इसको टच किया और टच करने के बाद इसके टेम्परेचर में चेंजमेंट आ रहा है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। तो जब भी हमारे टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई होगी। अब यहां पर देखिए आप, दो तरीके से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या तो किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो सकती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो उन सभी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये रिएक्शन को देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहां पर ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब अगर आप बीकर को टच करेंगे तो बीकर कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन कुछ रिएक्शंस में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जनरली जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं दे आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जो आप आगे अभी पढ़ोगे चल करके। तो यहां पर अगर अपने लोग देखें तो जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उन सभी रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा बेटा, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो खुद क्या हो जाएगा, बीकर ठंडा हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट तरीका क्या है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर हम लोग प्रेसिपिटेट की बात करें तो सबसे पहले टर्म आता है कि आखिर प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो देखिए जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन अकर होती है तो कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस आपका रिमेन रह जाता है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचता है आपका केमिकल रिएक्शन में, उस रिमेनिंग सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोगों ने दो केमिकल सब्सटेंस कंबाइन करे और हमें क्या मिल गया, ये प्रेसिपिटेट मिल गया, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई होगी। तो यहां से अगर अपने लोग देखें तो लेड नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड बनाता है एंड दिस लेड आयोडाइड इट इज अ प्रेसिपिटेट। जनरली बेटा प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर PPT से डिनोट करते हैं। ओके,
तो यहां पर लेड आयोडाइड आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसको याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे पास क्या बचता है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब दीज आर द वेज टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर रिएक्टिव। तो मैंने आपको ये पहले से ही बता दिया है। मान लीजिए अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसको एस से डिनोट करेंगे, अगर लिक्विड है तो एल से डिनोट करेंगे, गैस है तो अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे या जी से डिनोट करेंगे, अगर प्रेसिपिटेट है तो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हीट है तो बेटा हीट को हमेशा हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, अगर एनर्जी है तो एनर्जी को हम लोग एच न्यू से डिनोट करते हैं, सनलाइट से अगर एनर्जी आ रही है तो एच न्यू से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होती है, देखिए बेटा जब भी हमारा कोई सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को अगर हम लोग जो है वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, कोई भी मान लीजिए हमारे पास सब्सटेंस है, हमने क्या किया उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन बनती है, उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग AQ से डिनोट करते हैं। सो इन सभी चीजों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज योर केमिकल इक्वेशन। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, केमिकल इक्वेशन जो है, जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, तो जब हमारे दो केमिकल सब्सटेंस कंबाइन कर रहे थे P और Q, तो यहां पर क्या बन रहा था, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा था R। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता था बेटा, केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस प्रोसेस के रिप्रेजेंटेशन की जो टेक्निक होती थी, जिस तरीके से हम लोग जो है इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन के मेथड को क्या बोलते थे हम लोग, केमिकल इक्वेशन बोलते थे। तो केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, इट इज द मेथड और टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो हम लोग जो है दो तरीके से क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन, एंड द सेकेंड वन इज इन टर्म्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो या तो हम लोग जो है वर्ड इक्वेशंस के टर्म में रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम लोग जो है केमिकल फॉर्मूले के टर्म में केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम लोग वर्ड इक्वेशंस के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इंग्लिश वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखिए इन टर्म्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, तो जब हम लोग अपनी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी हुई है, CO2 व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटालिस्ट। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ गया कैटालिस्ट, तो क्या बन रहा है, मेथनॉल CH3OH। तो अब हम लोग जो है इस टर्म को समझते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखिए अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें बेटा, तो कैटलिस्ट हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या फिर उसकी रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। तो इनका मेन काम क्या है, आइदर दे विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इस बेसिस पे जो हमारे पास कैटलिस्ट होने वाले हैं ये आपके दो तरीके के हो जाते हैं। पहला क्या होगा बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जो हमारे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट आपके क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे, स्पीड को डिक्रीज करने का काम करेंगे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज योर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो अगर हम लोग केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं बेटा ये टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकेंड वन इज योर
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर स्केलेटल इक्वेशन। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? ये हमारी स्केलेटल इक्वेशंस भी कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बैलेंस्ड इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग जो है स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को समझेंगे। तो अगर हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशंस की बात करें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? तो ऐसी सभी इक्वेशंस जिनमें क्या होगा आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहां पर कहूं, आप इस एग्जाम्पल को देखिए, हमारे पास रिएक्टेंट साइड दो एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक आयोडीन का एटम है, और हमारे पास दो एटम्स हैं। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम हो गए और आयोडीन के दो एटम हो गए। और अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और आयोडीन के 2 एटम्स हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन और आयोडीन के, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ये क्या निकल करके आ रहे हैं? सेम निकल करके आ रहे हैं। तो एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड ऑफ डिफरेंट एटम, अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड के बराबर हो रहा है, इन द प्रोडक्ट साइड के बराबर आ रहा है, तो ऐसी सभी केमिकल इक्वेशंस हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो यहां से आप लोग जो है इस चीज को देख भी सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट साइड। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर क्यों हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। सो देखिए, केमिकल इक्वेशंस आपकी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे उनका कुछ मास रहा होगा, और प्रोडक्ट साइड जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स रहे होंगे उनका कुछ मास रहा होगा। और मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो मास हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम लोग क्या करते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इसीलिए आपसे यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई वी डू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां से हमारे पास क्या आता है, दैट इज योर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऐसी केमिकल इक्वेशंस होंगी जिनमें हमारे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, तो रिएक्टेंट साइड आप लोग देख सकते हैं, रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। लेकिन प्रोडक्ट साइड अगर अपने लोग देखें, प्रोडक्ट साइड यहां पर आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इस तरीके से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं देख करके कि दिस इक्वेशन इज योर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशंस भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने 2017 में अपने बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा था कि डिफाइन स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, तो वहां पर सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां से हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन वो घुमा फिरा करके पूछने लगे हैं, अब क्वेश्चंस को ट्रिकी करने लगे हैं। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में वो पूछते हैं। अब टॉपिक क्या है हमारा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो किस तरीके से हम लोगों को जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है।
तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉमन रूल बताऊंगा जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल योर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। सेकंड क्या होगा हमारा, नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उसके बाद हम लोग उनको बैलेंस करेंगे। देन हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे हम लोग उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स की वैलेंसीज होती हैं, जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इन सबको हम लोग जो है एज ए होल लेकर के बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी आप लोगों को जो है एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले तो हम लोग जो है एक बेसिक रिएक्शन को उठाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर की फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को नोट कर लेना है। अगर आप यहां से देखिए तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। लेकिन प्रोडक्ट साइड अगर अपने लोग देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के तो 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का हमारे पास सिर्फ 1 एटम है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आपको मेटल बैलेंस करना है, देन नॉन मेटल बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, नॉन मेटल। तो अगर रिएक्टेंट साइड 2 एटम है तो प्रोडक्ट साइड भी कितने एटम होने चाहिए, 2 एटम। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बट अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 एटम। तो हमें यहाँ रिएक्टेंट साइड क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल्ड में जो है बैलेंसिंग अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। आप देख सकते हैं दिस वन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको कैसे इसको बैलेंस करना है, आप लिख लीजिए कहीं पर कि सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, देन हम लोग जो है नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उनको बैलेंस करेंगे, और लास्ट में सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, इन सबको बैलेंस करेंगे। तो यहां से अगर आप देखिए हमारे पास रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है और सोडियम सल्फेट बना रहा है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख लीजिए कि कॉपर सल्फेट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या बनाया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास सोडियम सल्फेट बना। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि हम लोगों को सबसे पहले मेटल चेक करना है। तो यहां पर देखिए मेटल क्या है, सोडियम। तो प्रोडक्ट साइड देखिए सोडियम के हमारे पास 2 एटम्स हैं, बट रिएक्टेंट साइड वी हैव ओनली 1 एटम। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया देखिए सोडियम तो बैलेंस हो गया। देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास कॉपर का 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर का 1 एटम है। तो क्या हमारा कॉपर बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग जो है हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, OH। तो यहां पे देखिए हमारे पास हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, OH आप देख सकते हैं। यहां पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो हमारे पास यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH है इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस हो गया। और लास्ट में हम लोग अगर सल्फेट की बात करें तो ये जो सल्फेट है अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड भी सल्फेट का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। हम लोग जो है मेटल को देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास मैग्नीशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास मैग्नीशियम का एक एटम है। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्लोरीन है रिएक्टेंट साइड तो इसका एक एटम है, बट प्रोडक्ट साइड यहां पर हमारे पास इसके दो एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया वैसे ही क्लोरीन क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है यहां पर। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और यहां पर भी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी तो आपने बोला था कि जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सबको तो एक साथ बैलेंस करना है। तो देखिए क्या यहां पर प्रोडक्ट साइड कहीं पे OH लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो इस रीजन की वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करके बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम यहां पर है और 2 हाइड्रोजन एटम यहां पर है। तो टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 4। और प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आप ऑक्सीजन को भी चेक करिए, हमारे पास रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। सो देखिए ये बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और आपके क्लास 10th में हम लोगों को सिर्फ 5 टाइप्स के ही केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज योर कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या आएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोग यहां पर क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को भी समझना होगा। तो एक एक करके हम लोग जो है अपनी रिएक्शंस को समझते हैं। तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग एडिशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें क्या होने वाला है, आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सारी रिएक्शंस आपके किसके अंडर आती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो जब भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो यहां पर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, मैंने यहां पे एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन दी है कि अगर हमारा A और B 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो अगर ये 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, अगर यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसी सभी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं और एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। अब हम लोग जो है कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, क्विक लैम से भी जानते हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है, क्विक लाइम। इसको कहीं आप लोग जो है याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लिक्ड लाइम बोलते हैं या फिर लाइम वाटर भी बोलते हैं। और यहां पर ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, बिकॉज हियर वी आर गेटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। हमारे पास यहां पर क्या मिल रहा है, हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
किसके साथ रिएक्ट करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करा दें, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसको हम लोग लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, मार्बल के नाम से भी जानते हैं और डोलोमाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, दिस कंबाइंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन। तो यहां पर आप देखिए, ये व्हाइट वॉशिंग में जो पेंटिंग होती है, आपने देखा होगा कुछ घरों में क्या होता है, चूने से पेंटिंग होती है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका, ये क्या होता है, वही चूने को जो हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं तो उसका एक घोल बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और इस स्लेक्ड लाइम से जब हम लोग CO2 को पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होगा, हम लोग एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। और ये जो रिएक्टेंट है आपका, ये 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम लोग कहें डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल ए, जैसा मैंने यहां पर लिख रखा है, अगर हम लोग इस ए सब्सटेंस को क्या करेंगे, अगर आप खुद सोचिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेन है, स्टाइलस है, तो अगर हमें इसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, अगर हमें इसे तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग जो है इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट ए को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। ऐसी रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। और इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई चीज ब्रेक होती है तो वहां पर एनर्जी दी जाती है। ओके, तो यहां पर हम लोग एनर्जी को डिफरेंट तरीके से देते हैं। फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहां पर हम लोग जो है हीट एनर्जी को जो है हीट की फॉर्म में सप्लाई करते हैं। सेकेंड वन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को लाइट के, सनलाइट के टर्म्स में हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड द थर्ड वन इज योर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी के बेसिस पे जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये आपकी 3 टाइप्स की होती है। तो अब हम लोग जो है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कैसे अकर हो रही है। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम लोगों को किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को ब्रेक कराने के लिए हीट देनी पड़ रही है बेटा, फॉर एग्जांपल आप यहां पे रिएक्शन देख सकते हो फेरस सल्फेट। तो इस फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट देते हैं, तो अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो ये किसमें आएगा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये क्या बनाता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपकी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। और इस गैस की जो स्मेल होती है ये रॉटन एग्स की तरीके से आती है, तो बहुत खराब स्मेल होती है। तो आप बड़े आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पर फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हुआ है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हुई है। तो ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर ये याद रखना है कि जब भी हम लोग जो है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को ब्रेक कराने के लिए क्या करने वाले हैं, हीट एनर्जी देने वाले हैं, तो वहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। इसी तरीके से अपने लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ लेड नाइट्रेट।
यहां पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इस लेड नाइट्रेट को बेटा हीट एनर्जी सप्लाई करी। तो जैसा ही हमने इस लेड नाइट्रेट को हीट एनर्जी सप्लाई करी, इसने लेड ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन गैस बनाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा कि ऑक्सीजन कलरलेस और ओडोरलेस होती है, बट ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। तो मान लीजिए जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा होगा वहां पर बीकर से क्या आ रही होगी, ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इस रिएक्शन को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करिए, हर एक एग्जाम में ये पूछते हैं सीबीएसई वाले। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको ये बताया भी था कि ब्रिस्क इफरवेसेंस क्या होता है। तो जब भी हमारी कोई गैस जो है बबल्स के साथ एक साउंड, हिसल साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर वो CO2 गैस होती है। यहां पर आप लोग जो है देख सकते हो सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहिए तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं बेटा, दैट इज योर फोटोकेमिकल या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करें बेटा, तो ये एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो जब भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, तो वहां पर क्या आती है, हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिए जब भी हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है, इसको हम लोग जो है सनलाइट के पास लेकर के जाते हैं, आप यहां पे HNu लिखिए, यहां पर आप HNu से डिनोट करेंगे सनलाइट को। तो यहां पर सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन योर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती है। और आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा कि इसी वजह से हम लोग जो है जितनी भी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की जो बॉटल्स हैं उनको डार्क कलर में स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आती हैं ये क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। और यहाँ पर आपका जो सिल्वर का कलर हो जाता है कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ये याद रखिएगा, जो कलर है बेटा सिल्वर का ग्रे कलर हो जाता है, नॉट योर ब्रोमीन। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करने वाले हैं, वो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है, जब भी हम लोग जो है वाटर को बेटा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ओके, तो ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहां पर सीबीएसई जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन से, तो एक एक करके उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया बेटा, वाटर की सॉल्यूशन को पुट कर दिया और यहां पर हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड को बेटा हमने नाम दे दिया, क्या है, हमारा कैथोड है, एंड द सेकेंड वन इज योर एनोड। एक हमारे पास क्या है, एनोड। और यहां पर हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया है और इधर से हम लोगों ने क्या किया, करंट पास किया। तो जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, करंट पास किया, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है यहां पर जो वाटर है ये क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या होता है, कैथोड जो होता है बेटा हमारा, ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हमारा कैथोड नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के पास, इस कैथोड के पास क्या कलेक्ट होता है, आपकी हाइड्रोजन सब्सटेंस कलेक्ट होता है। यहां पर क्या कलेक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन। और बचा एनोड, तो इस एनोड के पास क्या कलेक्ट होता है, तो एनोड हमारा क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर कैथोड नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हमारा क्या हो जाता है, एनोड, और इस एनोड के पास हमारा ऑक्सीजन जाकर के कलेक्ट होता है। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करने लगता है, मेटल की तरीके से बिहेव करने लगता है। तो आगे चल के अगर हम लोग अभी चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पे हम लोग इसे डिटेल्ड में समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर यहां पर मान लीजिए आपका जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका रेशियो क्या होता है, तो जो रेशियो होता है बेटा इसके फॉर्मेशन का, दैट इज 2:1। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब जाकर के हमारे पास वाटर बनेगा। और अगर हम लोग यहां से देखें बाय मास क्या रेशियो होता है, तो आप देखिए H2O की अगर अपने लोग बात करें तो हमारे पास मान लीजिए इसका ग्राम क्या होगा, 2 ग्राम, और इसका 16 ग्राम मास होता है। तो यहां पर जो रेशियो आएगा बाय मास वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट इज योर 1:8। तो अगर हम लोगों के पास 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी तो हम लोग बड़े आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज योर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो देखिए अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होती है, आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहा होगा, आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, वो सारी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। और जनरली जितनी भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसी तरीके से अब हम लोग जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की भी बात करते हैं। तो अगर हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी ऐसी रिएक्शंस होने वाली हैं जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जितनी भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी दे आर कॉल्ड एज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए हम लोग जो है हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और सेकेंड वन हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे आप यहां पर देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टिव सब्सटेंस है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है A, और जब ये BC के साथ रिएक्ट कर रहा है तो B कैसा है, लेस रिएक्टिव, A कैसा है, मोर रिएक्टिव। तो ये A क्या करेगा, B को इसकी सॉल्यूशन के साथ क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, AC+B। तो इन सभी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेटा तो यहां पर कलर चेंज होता है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही होगी कि सर आप ये बताइए कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस मोर रिएक्टिव है और कौन सा सब्सटेंस लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए जो है आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, यहां पर देखिए आयरन जब आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो देखिए इसने क्या किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना दिया, और ये कलर भी चेंज हो गया, यहां पर ग्रीन कलर हो गया। पहले क्या था, बीकर में ब्लू कलर था, अब ग्रीन कलर हो गया। तो ये रिएक्शन क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो इसी तरीके से ये आपकी क्या है, यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ते हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बेटा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वर्टिकल कॉलम। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वर्टिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं।
जो एलिमेंट सबसे टॉप पे होता है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम लोग जो है टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। तो यहां पर हम लोग जो है हाइड्रोजन को जो है क्या लेकर के चलते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग जो है यहाँ पे एक रेफरेंस लेकर के चलते हैं। तो इस ट्रिक को याद करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इस ट्रिक को याद करने के लिए आप इसको कैसे याद करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों हम मरकरी से हम कर लीजिएगा, क्यों हम आज आए, तो गोल्ड आपका क्या हो जाएगा AU, इसको आय से याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज को प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे और जैसे ही आपको याद हो जाएगी बड़े आसानी से आप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जरा यहां पर देखते हैं, अब जरा आप इस रिएक्शन को देखिए, हमने कहा यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो देखिए जिंक सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है। जरा रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में आप जरा देखिए और यहां पर चेक करो, जो जिंक है, ये जो जिंक है क्या ये आपके कॉपर से ऊपर है कि नहीं है, तो इट मींस ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव हो गया, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो हमने क्या कहा था, अब यहां पर तो हमारे पास सोल्यूशन ही मोर रिएक्टिव बन रही है और ये लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसी वजह से यहां पर आपकी रिएक्शन नहीं हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। देखिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये कॉपर आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसको डिस्प्लेस करेगा। और यहां पर क्योंकि जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है, तो पहले बीकर में आपका ब्लू कलर रहा होगा और अब आपकी जो सोल्यूशन होगी वो कलरलेस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लियरली समझ में आ गया। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे दी है, उसे याद करके आप बड़े आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सॉल्व कर पाओगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपकी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें क्या होने वाला है, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके आयंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। जैसे आप लोग इस रिएक्शन को देखिए, सोडियम जो है ये क्लोरीन के पास चला गया और बैरियम जो है ये सल्फेट के पास चला गया। तो ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपके रिएक्टेंट्स में जब आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से बनते हैं, तो वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बेटा प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, इस वजह से रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहलाती हैं। और सीबीएसई में हर साल प्रेसिपिटेट के कलर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जितने भी प्रेसिपिटेट हैं उनके कलर्स याद रखिएगा। जैसे हो गया आपका लेड आयोडाइड PbI2, ये येलो कलर का होता है। इसी तरीके से बैरियम सल्फेट, ये बेटा आपका व्हाइट कलर का होता है। ओके, तो ये आपको याद करते हुए चलना है, बिकॉज यहीं से वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक वाई कलर का कंपाउंड है येलो कलर का, बताइए क्या है, तो आप कैसे बताओगे। तो इसके लिए आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं बेटा, दैट इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग पहले पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, अगर हम लोग इनको ओल्ड कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें तो ये हमारी वो रिएक्शंस होंगी जिनमें हमारे ऑक्सीजन एटम्स का एडिशन होगा और हाइड्रोजन एटम्स का रिमूवल होगा। तो ये रिएक्शंस हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखो तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट किया तो यहां पर क्या बनना है आपका, कॉपर और वाटर। तो देखिए हाइड्रोजन जो है बेटा ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन एटम ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर यहां पर ऑक्सीजन एटम आपका ऐड हुआ है तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक इसी तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जरा आप यहां पर देखिए, ये जो H2S था
हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां से क्या हुआ बेटा, सिर्फ सल्फर बचा। तो अगर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हो रहा है तो ये भी क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज योर रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं ये आपकी जस्ट अपोजिट होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होंगी जिनमें क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। तो यहां पर मैंने इसीलिए लिख रखा है समरी ऑफ रिडक्शन। आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन एटम ऐड हो और ऑक्सीजन एटम रिमूव हो जाए, वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इसके भी एग्जांपल्स को अपने लोग देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखो, कॉपर ऑक्साइड से बेटा कॉपर बना, तो आप देखिए ऑक्सीजन एटम का रिमूवल क्या है बेटा, हमारा रिडक्शन है। यहां पर क्या हो रहा है आपका, यहां पर आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखिए CH2 में क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन एटम जुड़ गया और ये C2H6 बन गया, तो ये भी क्या है आपका, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये भी आपका रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स नाम से ही आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम लोग इसके नाम को ही समझने की कोशिश करें तो री फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर बेटा ऑक्सीडेशन। तो ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ अकर होता है, वो सारी रिएक्शंस हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहां पर आप जो है देख भी सकते हैं इस एग्जांपल में, कॉपर ऑक्साइड से क्या बनना है, कॉपर, तो बेटा ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपने लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब हम लोग जो है अगेन इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से हर साल बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। देखिए इसको समझने के लिए आप बड़े सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लोग यहां पर एक रिएक्शन लिख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया कॉपर और वाटर। ओके, तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद करके लिख सकते हैं, बट मैं आपको अच्छे तरीके से पहले समझा दे रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझते हैं। यहां पर आप लोग देखिए ऐसे सब्सटेंस जिनका बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन से क्या हुआ आपका, वाटर बना कि नहीं बना, तो यहां पर ऑक्सीजन एटम का एडिशन हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर, तो आपको इसको इस तरीके से समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त है और उस दोस्त के पास क्या है, 500 रुपए है और आपके पास जो है 50 रुपए है। तो अब आपके जो दोस्त है जिसके पास 500 रुपीज है, अगर वो आपको 200 या 100 रुपए भी दे देगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वो आपको 100 रुपीज देगा तो वो खुद रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, उसे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसके अपने पैसे उसके कम हो जाएंगे, तब जाकर के आपको बेनिफिट होगा। तो जितना भी सब्सटेंस, जो भी आपका जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो खुद कैसे बिहेव करेगा, वो खुद आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा। तो यहां पर आप इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हो कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करेंगे वो खुद कैसे नेचर के होंगे, रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। आप यहां पे पढ़ सकते हो, ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड गेट्स रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे बट खुद रिड्यूस होंगे, वो क्या कहलाते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब जो रिडक्शन करेंगे, ऐसे सब्सटेंस जहां पर क्या हो रहा है, आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन एटम का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन।
तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा। नाउ आई थिंक आपको बेटा जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपके क्या होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? आप इतना याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अभी हम लोग जब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आएंगे तो वहां पर हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर बेटा किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जा रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा। और रिडक्शन क्या है बेटा, रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्शन है। तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की है। तो यहां पर आप एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हो कि सोडियम को देखिए आप, सोडियम से क्या बन रहा है बेटा आपका, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये Na पॉजिटिव हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो ये Cl नेगेटिव क्या है आपका, यहां पर रिडक्शन कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो पहला इफेक्ट है हमारा कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है बेटा, तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा बेटा आपका, जब भी हमारा एक रिएक्टिव एलिमेंट जो है, एक रिएक्टिव एलिमेंट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, यहां पर जब भी हमारा एक रिएक्टिव एलिमेंट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी जो अपर लेयर होगी, जो एलिमेंट होगा हमारा, जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा, उसकी अपर लेयर क्या हो जाएगी बेटा, ये डिस्ट्रॉय कर जाएगी, कोरोड हो जाएगी। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को अपने लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है हमारा, जब भी मेटल जो है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसकी अपर लेयर क्या कर जा रही है, कोरोड कर जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और आयरन के केस में इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहां पर एग्जांपल भी देख सकते हैं, देखिए आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के Fe2O3.XH2O बनाता है जिसको रस्टिंग बोलते हैं। कॉपर जो है जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस बनाता है। आपने देखा होगा ताजमहल में जो मार्बल्स लगे हुए हैं वहां पर क्या हो रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, तो उसके पीछे यही रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन को रोक सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, हम क्या करें, इसके ऊपर पेंट कर दें, ग्रीज लगा दें, ऑयलिंग कर दें। सो बाय ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीजिंग। और एक मेथड हमारे पास और है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि रस्टिंग सबसे ज्यादा आयरन में ही देखी जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर क्या कर देते हैं, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट की लेयर चढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन है, ये हमारे पास आयरन है, तो हमने क्या किया, जब इस आयरन के ऊपर हमने एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मान लीजिए जिंक, उसकी क्या कर दी, कोटिंग कर दी। तो अब जब हम इसे नेचर में फ्रीली एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, जिंक की अपर लेयर कोरोड होगी, मतलब ये जो जिंक है वो खराब होगा, आयरन बचा रहेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज योर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है बेटा, अगेन अगर हम लोग जो है अपने फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्रीली एक्सपोज कर देते हैं, नेचर के प्रेजेंस में फ्रीली छोड़ देते हैं, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है बेटा, हम अपने फूड को क्या कर देते हैं, फ्रीली एक्सपोज कर देते हैं। जैसे हमने खाने को ऐसे छोड़ दिया बिना पैक किए, तो क्या होता है,
उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड बेटा जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, इसकी स्मेल खराब हो जाती है, इसका टेस्ट खराब हो जाता है और ये सड़ जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मींस इस फूड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसकी स्मेल खराब हो जाती है, फूड हमारा रेंसिड हो जाता है। इस एंटायर प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। और इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटी मींस अगेंस्ट, तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे दे आर कॉल्ड एज योर एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे आप लोग जो है चिप्स का पैकेट खाते हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है, हीलियम गैस भी फिल होती है। जैसे आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून हो गया BHT, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट अपने लोग देखते हैं, अगर हम लोग अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दें टेम्परेचर लो करके और एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करें तो भी हमारा फूड क्या होता है, जल्दी नहीं खराब होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।